नमस्कार दोस्तों, इस ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि शरद पवार के घर पर शाम 4 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। ये बैठक क्यों अहम है, क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे हम चर्चा करेंगे और साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि आने वाले समय में इस बैठक से जो कुछ निकल के आने वाला है, क्या उससे खासकर मोदी सरकार की नींद उड़ने वाली है, क्या बीजेपी की नींद उड़ने वाली है। ये तमाम बातें यहां हम करेंगे। हमारे साथ दो प्रमुख साथी, दो वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। हमारे साथ जल्दी से दोनों साथियों को ले आइए स्क्रीन पे। लेकिन थोड़ा सा बैठक के बारे में जरूर आपको बताऊं कि जो इंडिया गठबंधन की एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर 14 सदस्य हैं और इन 14 सदस्यों की आज अहम बैठक होने जा रही है। और इस बैठक से जो बातें निकल के आ रही हैं उन सब को आप तक हम पहुंचाएंगे। शरद पवार दिल्ली में हैं, दिल्ली में उनके आवास पर आज बैठक। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे वरिष्ठ साथी, और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी इधर जुड़े हुए हैं स्टूडियो में हमारे साथ। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस खास ब्रेकिंग में। और प्रशांत जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं। मुंबई में आप भी थे जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ था। कई सारी समितियां बनाई गई, कमेटियां बनाई गई, और उसमें से सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊपर जो टॉप लेवल पे है वो है कोऑर्डिनेशन कमेटी। और इस कमेटी की आज पहली बैठक हो रही है। इस बैठक से पहले बीजेपी इतनी हैरान परेशान है कि अभिषेक बनर्जी इस बैठक में आने वाले थे, ममता बनर्जी के भतीजे, और अब टीएमसी में सेकंड पोजीशन रखते ही हैं और कर्ता धर्ता के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन जाता है। हालांकि उधर बिहार में ललन प्रसाद सिंह आने वाले थे लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं, तबीयत उनकी खराब है। और इससे पहले शिवसेना यूबीटी के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने भी इस मसले पे अपनी बात रखी है। पहले देख लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं और जरा आपसे समझूंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इस बैठक में और क्यों इंपॉर्टेंट है ये बैठक, इस बैठक से क्यों परेशान है मोदी सरकार। इन तमाम बातों को समझेंगे। 4 बजे जब बैठक होगी उसके बाद जो बातें आएंगी उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले संजय राउत ने जो बातें अपनी कही हैं, रखी हैं, जरा वो सुन लेते हैं। सुनिए जरा। देखिए, आज हम लोग वहाँ मीटिंग में जाएंगे। शरद पवार साहब के घर में ये मीटिंग होगी। जो एजेंडा हमने तय किया है इंडिया की मुंबई के बैठक में, उसके ऊपर चर्चा होगी, अमल बजावनी होगी, अमल होगा। हम सब लोग वहाँ आ रहे हैं एक्सेप्ट तृणमूल कांग्रेस। अभिषेक बैनर्जी तृणमूल के नेता इस कमेटी के सदस्य हैं। अभी मेरी उनके नेताओं से बात हो गई लेकिन वो नहीं आ सकते, इसलिए ईडी नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि अभिषेक बैनर्जी दिल्ली में पहुंचे और इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनका सहभाग हो। आज की ही तारीख उनको ईडी का समन्स है और बुलाया गया है। लेकिन हमने कहा है उनको कि हम आपकी कुर्सी वेकेंट रखेंगे और देश को संदेश देंगे कि किस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी जो इंडिया के हमारे जो मेंबर्स हैं उनको टॉर्चर करने जा रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं। सुन रहे थे इस वक्त, आप सुन रहे थे संजय राउत को। संजय राउत जो बातें यहां कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक क्यों अहम है, सबसे पहले ये समझना चाहता हूं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। और महाराष्ट्र भी हम लिख भी रहे हैं, महाराष्ट्र में नया खेल शुरू, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये कोऑर्डिनेशन कमेटी, इंडिया गठबंधन क्यों परेशान है, मोदी सरकार, और जो बातें यहां संजय राउत कह रहे हैं, और अभिषेक बनर्जी को उसी समय ईडी का समन क्यों भेजा जाता है। क्या इंडिया से घमंडिया और इंडिया से भारत, ये तमाम बातें जो यहां हम लोग कहते रहे हैं, जो बातें आप तक आती रही हैं, पहुंचाते रहे हैं, क्या उसी की एक झलक दिखाई दे रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से पहले। और उससे भी बड़ी बात कि सीट शेयरिंग की जो बात आ रही है, उसके बाद क्या और परेशानी बढ़ने वाली है मोदी सरकार की, बीजेपी की आगामी चुनावों में। प्रशांत टंडन जी। जी राजीव जी, इसको अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया गठबंधन की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी मैं कहूंगा कि है
कि वो एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और हर कदम में वो बीजेपी का रिएक्शन देख रहे हैं और बीजेपी ओवर रिएक्ट कर रही है। तो जब वो मिले पटना में पहली बार तो बीजेपी का एक प्रतिक्रिया आई कि सारे करप्ट लोग मिल गए। फिर जब इंडिया गठबंधन नाम आ गया बेंगलोर में तो इंडिया और भारत की डिबेट चालू हो गई। जब मुंबई में ये मिले तो नए पार्लियामेंट सेशन का शिगुफा आ गया, स्पेशल सत्र का। तो ये बार बार ये मिल रहे हैं और हर बार बीजेपी ओवर रिएक्ट कर रही है। ये मेरे ख्याल से इनकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि बीजेपी को एक्सपोज कर दें जितना ज़्यादा एक्सपोज कर सकते हो। एक बात। दूसरी बात ये कि आप देखिए कि इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई, जब इंडिया गठबंधन नाम भी नहीं आया था बेंगलोर में, उसी दिन एनडीए की बैठक भी बुला ली गई थी। जब मुंबई में बैठक चल रही थी तो महाराष्ट्र के इनके अलायंस की बैठक बुला ली गई थी। तो इंडिया गठबंधन के जवाब में एनडीए गठबंधन की बैठक बुला ली गई और इंडिया गठबंधन अब 28 पार्टियों का हो गया। बढ़ते बढ़ते एनडीए गठबंधन में एक भी नया पार्टनर नहीं आया। हम लोग इसकी चर्चा कर चुके कि उसमें जो 38 नाम आए थे उसमें 24 नाम तो 24 पार्टियां तो चुनाव में ही नहीं है, लोकसभा में ही नहीं है। तो ये एक बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी। और आज की बैठक के बाद दो बड़ी अहम बातें तय होंगी मेरे ख्याल से। एक, सीट शेयरिंग कोई फार्मूला निकलेगा, वो बहुत मुश्किल फार्मूला नहीं होगा, लेकिन एक फार्मूला, एक सिद्धांत जरूर निकल सकता है जिसपे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर अलग अलग बाद में बात करके संख्या को निर्धारित करेंगे स्टेट वाइज। दूसरी बात कि अब इनका कैंपेन लॉन्च होगा। अभी तक राजीव जी इंडिया गठबंधन के मंच से एक भी पब्लिक मीटिंग नहीं हुई है। बगैर पब्लिक मीटिंग किए ही अभी इतना हंगामा हो गया है। तो अभी जब ये नेता जो है जमीन पर उतरेंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का रिएक्शन बहुत डिफरेंट तरीके का होगा। और आज देखिए कि जब आज बैठक हो रही तो अभिषेक बनर्जी को ईडी ने सम्मन दे दिया है, वो बैठक में पार्टिसिपेट ना करें, जैसा संजय राउत कह रहे थे। तृणमूल कांग्रेस की एक और एमपी है नुसरत जहां, फिल्म एक्ट्रेस भी रही हैं भी, उनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा कस लिया गया है। और इंडिया गठबंधन को एजेंसीज के खिलाफ एकदम मुखर रहना पड़ेगा, क्योंकि तमिलनाडु में भी इस तरीके के नए केसेस दिखाई दे रहे हैं। तमाम जगह जो इंडिया गठबंधन है उसके ऊपर नए केसेस जो हैं दिखाई दे रहे हैं। और अभी 2 दिन मात्र बचे हैं संजय कुमार मिश्रा के ईडी डायरेक्टर का जो नया एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट से लेकर आए थे। उसके बाद देखते हैं कि ईडी में कौन आएगा, या संजय कुमार मिश्रा जी प्रमोट होकर किसी नए पद पे जाते हैं कि क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे 15 तारीख को, या कल तक हो सकता है तस्वीर साफ हो जाए। अब जो इंडिया गठबंधन की बैठक है, देखिए उसका टारगेट 400-450 सीटों पे साझा उम्मीदवार खड़ा करने का है। संख्यावार मैं बताऊंगा जब मैं दूसरी बार आऊंगा। पवार साहब के घर पे बैठक हो रही है। पवार साहब बहुत खबरों में है। दिल्ली में तो उनके घर पे बैठक हो रही, मुंबई में भी उनकी पार्टी जो है वो खबरों में है। उन्होंने स्पीकर से 41 पवार, जो अजीत पवार के 5 एमएलसी 41 एमएलए के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का अर्जी दी है। अब उसमें बड़े सारे रोचक नाम कट भी गए हैं, जैसे कि नवाब मलिक का नाम, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो अजीत पवार की तरफ है, लेकिन शरद पवार की पार्टी की तरफ से, उनके गुट की, उनके खेमे की तरफ से जो लिस्ट गई है उसमें नवाब मलिक का नाम नहीं है। ऐसी बहुत सी रोचक और बातें हैं जो हम लोग सेकेंड राउंड में आएंगे तो बात करेंगे। सेकेंड राउंड में और बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, और खासकर ब्रेकिंग न्यूज। इस ब्रेकिंग न्यूज में आपके सामने हम पहुंचा रहे हैं कि शाम 4 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक है शरद पवार के घर पर। और यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि 400 से ज्यादा सीटों पर कैसे आमने सामने फाइट दी जाए बीजेपी को, कैसे बीजेपी की लुटिया डुबाई जाए अगले चुनाव में, इस पर अहम बैठक हो रही है। और समझा जा रहा है यहां पर कि पवार साहब के यहां, यानी शरद पवार के यहां, यह बैठक इसलिए भी अहम है
क्योंकि महाराष्ट्र सामने है और महाराष्ट्र में जो कुछ अभी चल रहा है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात महाराष्ट्र से निकल के आ रही है कि वहां अजीत पवार जब अपने चाचा से यानी शरद पवार से बगावत करके शिंदे गुट में शामिल हो गए और वहां की सरकार बन गई, महाविकास आघाड़ी की सरकार पहले ही गिर चुकी थी और शिंदे और फडणवीस ने मिलकर सरकार बनाई थी, तो यहां अब अजीत पवार के साथ एक नया खेल शुरू हो चुका है। नया खेल यह है कि अजीत पवार जो भी फाइल साइन कर रहे हैं उस फाइल को वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों की टीम जांच रही है और यहीं से एक असंतोष पैदा हो गया है महाराष्ट्र में। और साथ साथ जैसा प्रशांत टंडन जी बता ही रहे हैं कि शरद पवार ने कह दिया है, इनकी तरफ से डिमांड की गई है कि एमएलसी जो हैं, जो इनकी तरफ वाले हैं, इनकी पार्टी से हैं, उनकी सदस्यता खत्म की जाए, रद्द की जाए। तो एक बड़ा गेम वहां चल रहा है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडर वो न सिर्फ महाराष्ट्र के हैं, देश के हैं। आप जानते हैं शरद पवार, उनके घर पे अगर इंडिया की बैठक हो रही है, इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और उस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जरा अमलेंदु जी, इस फॉर्मूले के तहत 400 से ज्यादा सीटों पर आमने सामने फाइट देने की तैयारी, और अगर ऐसा होता है तो हमारे तमाम साथी जब शाम को हम लोग न्यूज पॉइंट करते हैं और उसमें बताते भी हैं कि 300 से ज्यादा, 400 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं, 350 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं इंडिया गठबंधन को। तो जरा इस सीट शेयरिंग को लेकर के, और क्या इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है ये आज की बैठक जो है, और इस बैठक के बाद शायद और भी परेशानियों में फंस जाए बीजेपी और मोदी सरकार। मोदी जी ऐसे ही परेशान नजर आ रहे हैं, भारत लिख करके बैठते हैं G20 की बैठक में, और भारत इंडिया, क्या ये जो इंडिया नाम है वो भी आगे चल करके हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं उस पर भी चर्चा खूब तेज होगी, और इंडिया गठबंधन कितना मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है यहां से आपको। राजीव जी, असल में इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत स्मार्ट जो है वो खेल रहा है। देखिए, उसकी जो भी मीटिंग होती है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ जाती हैं और कहा जाए कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ा जाता है और वो उल्टे सीधे जो प्रहार करना शुरू कर देते हैं। मुंबई बैठक के बाद जो शुरू हुआ, मतलब बेंगलुरु के बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया। अब वो इंडिया गठबंधन जैसे ही नाम आया उसके बाद तो शुरू हो गया सिलसिला कि वो अब ये घमंडिया है कि क्या है, पहले नाम को लेकर के, और यहाँ तक आ गया कि अब प्रधानमंत्री जो है वो अपने नाम के आगे भारत की प्लेट लगा करके बैठने लगे रोमन लिपि में। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो अपने तो दांव चल ही रहा है, और बल्कि कहा जाए कि जो चुग्गा फेंका जाता है, एक जो कहावत है, तो चुग्गा जो है वो फेंकता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी उस चुग्गे को लपकने के लिए चलती है तो उसके मुंह में कांटा फंस जाता है। यानी जो मछलियों के लिए डाला जाता है चारा, तो हुक जो डाला जाता है उस पर वो आटा लपेट कर डाला जाता है कि ताकि मछली आए उसको लपके, और जैसी लपकती है तो वो कांटे में फंस जाती है। भारतीय जनता पार्टी की इस समय स्थिति जो है वो इंडिया गठबंधन ने बिल्कुल उस मछली जैसी बनाती है जो चुग्गा खाने के लिए आती है और गले में उसके वो कांटा अटक जाता है। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी स्थिति से प्रहार कर रही है। अब उदयनिधि स्टालिन ने अगर कुछ कहा, उसके बदले अगर आप सनातन पे आ गए बहस करने के लिए, उस सनातन को अगर आप मुद्दा बना लगे, तो आपके अंदर की चीज़ें जो थी वो सामने खुल करके तमाम आने लगी, उस पर सारी बहस होने लगी, तो उससे भी आपको वापस जाना पड़ेगा। यानी आप G20 का जो लेकर के शोर मचाने जा रहे थे, उस G20 के शोर में आप सनातन पे बात करने लगे, G20 की आप उपलब्धियों की बात अब करने नहीं लगे। या तो आप ये कहेंगे G20 की उपलब्धियां नहीं थी, और अगर उसकी उपलब्धियां थी तो आपको उन्हें बताना चाहिए था, तो आप उस पर ना बता करके आप जो है उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ आप पिल पड़े एक तरीके से। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इंडिया गठबंधन के उसमें फंसती जा रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा संदेश आज की बैठक का, राजीव जी, मुझे लगता है कि इसका संदेश ये भी है कि ये बैठक जो हो कहाँ रही है असल में, इसका संदेश सबसे बड़ा है। बैठक हो रही है शरद पवार के घर पे, तो ये एक सीधी चुनौती भी कही जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस को, और ये भी एक चुनौती दी जा सकती है कि आप चाहे ईडी लगाइए चाहे सीडी लगाइए, आप इंडिया गठबंधन को अब डरा नहीं सकते हैं, और इंडिया जो है वो मजबूती के साथ आपके सामने खड़ा हुआ है। और इन्होंने जो चाल चली कि साहब उसी दिन जो है अभिषेक बनर्जी को बुलाया जा रहा है, तो ईडी को नहीं मालूम है कि अभिषेक बनर्जी उस बैठक में शामिल होंगे 13 सितंबर को। पहले से ईडी का नोटिस तो बाद में आया है ना जी, बैठक पहले से तय थी, तो इसका मतलब ये जानबूझ के किया गया है कि उसी दिन जो है दिया जाए, ईडी का नोटिस दिया जाए और अभिषेक बनर्जी को उसमें जान से रोका जाए। तो संजय राउत ने जैसे कहा कि हम आपकी सीट खाली रखेंगे, तो उसी तरीके से जैसे इमरजेंसी में अखबार जो थे वो
एडिटोरियल का स्थान खाली छोड़ देते थे, ब्लैंक छोड़ देते थे। तो ये उसी तरीके से ब्लैंक छोड़ने की, मतलब कुर्सी जो खाली रहेगी बिल्कुल। आपकी, ये उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज और एक चेतावनी दोनों जो है वो देने की इंडिया गठबंधन कोशिश कर ये रहा है। बहुत जी। इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं अमलेंदु जी कि अभिषेक बनर्जी नहीं आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके घर ईडी का समन, आज ईडी ने उन्हें बुलाया है सुनवाई के लिए। और जैसा संजय राउत ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी की कुर्सी हम खाली रखेंगे, यानी एक यहां नैरेटिव सेट करने की कोशिश कि देखिए आप हमें डराएंगे, धमकाएंगे, ईडी के चक्कर के दफ्तर का चक्कर हमें लगाना होगा, लेकिन उसके बाद भी हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा नेता वहां रहे ना रहे, उसकी कुर्सी वहां मौजूद रहेगी। एक सिंबॉलिक यहां प्रतिकार भी और एक कहें तो एक चैलेंज भी, ये दोनों। लेकिन एक प्रशांत टंडन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां सामने आ रही है कि इस मुंबई की बैठक के बाद ये पहली बैठक हो रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, समन्वयन समिति की बैठक। और समन्वयकों या कोऑर्डिनेटर की जो कमेटी है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक तो शरद पवार के घर पे ये बैठक हो रही है और कल 90 मिनट यानी 1.5 घंटे तक शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच मुंबई में शरद पवार के घर पर मुलाकात होती है, बातचीत होती है और आज की बैठक और उसकी रणनीतियों पर चर्चा होती है। ये जो खबर वहां से निकल के आ रही है महाराष्ट्र से, क्या यह माना जाए कि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और इधर दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और उधर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बिहार में और इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, इन सब ने ठान लिया है कि अब अगली लड़ाई जो है किसी भी हाल में जीतनी है, ये माना जाए। लेकिन शुरुआत महाराष्ट्र से जरा आपसे करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जो ये अहम बैठक रही है दोनों के बीच, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच, जो कल 90 मिनट की बैठक, वो क्या कुछ कहती है? देखिए राजीव जी, महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हो रहा है बहुत रोचक हो रहा है। और पवार के घर में जो बैठक आज शरद पवार के घर में हो रही है इंडिया गठबंधन की, और जो कल बैठक हुई है उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये दोनों बैठकें और पवार के खेमे से जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नोटिस गए हैं, जिसकी सूचना इलेक्शन कमीशन को भी दी गई है, ये 3-4 चीजें बड़ा अनरेस्ट पैदा कर रही हैं अजीत पवार के कैंप में। और वहां पे कुछ भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे जो एमएलएज हैं वो पत्रकारों से बगैर नाम लिए, बगैर अपनी पहचान बताए ये बात कर रहे हैं कि देखिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, हम एनसीपी के टिकट पे जीत कर आए हैं, एनसीपी जो है उसको दलित, मराठा और मुस्लिम वोट मिलता है, माइनॉरिटीज का वोट मिलता है, अगर हम बीजेपी के साथ रहेंगे तो वो वोट हमको नहीं मिलेगा, हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये एक उनके अंदर डर है। और दूसरा उनके अंदर जो डर है, दूसरी जो बात फैक्टर है, वो बात अब सामने ये आ रही है कि इन अजीत पवार कैंप के एमएलएज को ये बहकाया गया था, ये बताया गया था कि देर सबेर पवार साहब भी बीजेपी के साथ आ जाएंगे और इसी भरोसे में वो गए थे। अब पवार साहब के घर पे अगर इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है तो वो भरोसा तो देखिए तार तार हो गया। और पवार साहब की पॉलिटिक्स हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं पहले भी कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। तो अब इससे आप देखिएगा कि जो पवार साहब ने जो लिस्ट दी है, इससे नाम कटवाने की बड़ी सिफारिशें चल रही हैं वहां पे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो वहाँ पे हो रहा है। प्लस मराठा आरक्षण को लेकर सरकार है ही संकट में, और डिप्टी स्पीकर का जब फैसला आएगा तब आएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पे हो रहा है। और दूसरी बात देखिए, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनके जरा हाल के बयानों को आप देखें। मैं अभिषेक बनर्जी के ईडी और नुसरत जहां के ईडी के जो नया अध्याय शुरू हुआ उस पर बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, बिहार के दोनों पार्टनर्स लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, ऐसे ही आप देखिए कि जो दूसरे पार्टनर्स हैं, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो
उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, ये बहुत फॉर्मली बड़ी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं। साथ ममता बनर्जी भी हैं उतनी मजबूती से, लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ कंफ्यूजिंग सिग्नल दिए, जैसे कास्ट सेंसस के मामले पर वो मीडिया में उनके हवाले से कुछ रिपोर्ट आई, तो बीजेपी को गुंजाइश लग रही है, हालांकि होगा नहीं, लेकिन बीजेपी को, मोदी कैंप को एक गुंजाइश लग रही कि ममता बनर्जी को दबाया जा सकता है, और इस गुंजाइश में ही उन्होंने दरवाजे अपने खोल दिए अभिषेक बनर्जी के घर ईडी या उनके सम्मान भेजने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या दे रहे हैं। आप देखिए, उद्धव ठाकरे के खिलाफ नई चीजें नहीं शुरू हुई, अखिलेश यादव के खिलाफ कोई नया मुहिम नहीं चालू हुआ, नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं हुआ। ये लोग बहुत फर्मली खड़े हुए हैं, होगा सबके खिलाफ, लेकिन उनको, आपको अगर ये संदेश देते हैं सेंट्रल लीडरशिप को या मीडिया के थ्रू कि गुंजाइश है, तो उस गुंजाइश में फिर ये होगा जो हो रहा है। आप सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, जो गुंजाइश है, लेकिन सबसे बड़ी बात, ईडी के लिए अब भी 2 दिन बचे हुए हैं, आज का दिन, उसके बाद 14 और 15 ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा की बात मैं कर रहा हूं, और उसके बाद क्या कोई नया डायरेक्टर आने वाला है, और क्या ये जो डायरेक्टर साहब हैं ईडी वाले, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर निदेशक, ये फोर्सली चले जाएंगे या इनको किसी और जगह पे, टॉप जगह पे बैठा दिया जाएगा, जो सीआईओ की बात हो रही थी, ये होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो 2 दिनों में क्लियर होंगी, लेकिन आज जो क्लियर होने जा रहा है वो ये है कि इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर आज शाम 4 बजे शरद पवार के घर पर बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में, इस गठबंधन में 14 इसके कोऑर्डिनेशन कमेटी में 14 सदस्य हैं, 14 मेंबर हैं। 14 मेंबर में से कुछ एक मेंबर नहीं आ पा रहे हैं। वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तो वहां ईडी का नाम सामने आता है, और सबसे अहम नाम है अभिषेक बनर्जी का, जो ममता बनर्जी के न सिर्फ भतीजे हैं बल्कि 2nd पोजीशन होल्ड करते हैं उनकी पार्टी में, यानी टीएमसी में, तृणमूल कांग्रेस में। और इसी को लेकर के संजय राउत ने यहां बयान दिया है, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनकी कुर्सी हम खाली रखेंगे। लेकिन क्या ईडी के का जोर चल पाएगा यहां पे? क्या इंडिया को रोक पाएगी बीजेपी? क्या इंडिया को रोक पाएगी मोदी सरकार? यहां दोनों अलग अलग है दोस्तों। मोदी सरकार, उसमें ईडी भी है, लेकिन बीजेपी, चुनाव लड़ना है बीजेपी को। क्या इंडिया गठबंधन जो है वो सीधा चैलेंज दे पाएगा बीजेपी को और मोदी को, या इंडिया गठबंधन ऑलरेडी इतना भयंकर चैलेंज दे दिया है कि बौखलाहट मोदी जी की सामने आ रही है, और इसीलिए वो भारत लिखकर बैठते हैं रोमन लिपि में? ये है कि कुछ और है? इंडिया नाम ही नहीं लेना है, ये है, या कुछ और है? बहुत सारे सवाल, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से संजय राउत ने क्या कुछ कहा है वो देख लेते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमलिंदु जी आपके पास भी आएंगे, और तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो बाद में हमारे साथ जुड़े हैं इस ब्रेकिंग में, इस ब्रेकिंग को लेकर के। आपको पता ही है कि बीच बीच में हम ब्रेकिंग लेके आते हैं, और आज एक अहम दिन है, इसलिए भी ब्रेकिंग आपके सामने लाना जरूरी था। शाम को इस पे बहुत इत्मीनान से हम चर्चा करेंगे न्यूज पॉइंट में, लेकिन उससे पहले ये जो हम बातें कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में भी खेला शुरू हो गया है। अजित पवार फंस चुके हैं, और इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि अगर आप सोचिए कि आप 3 लोग साथ में काम कर रहे हैं, और आपकी फाइल 2 लोग जांच कर रहे हैं आपके पीछे कि ये कर क्या रहा है, तो ये छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती। अजित पवार के साथ आज की तारीख में यही हो रहा है। अजीत पवार साहब जो भी फाइल साइन कर रहे हैं, वो भी तो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो भी फाइल साइन कर रहे हैं उसको एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों उसकी जांच कर रहे हैं, उसके बाद वो फाइल आगे बढ़ रही है। लेकिन इधर चाचा साहब यानी कि शरद पवार ने कह दिया है कि एमएलसी भी जो हमारे कोटे से गए हुए हैं उनकी सदस्यता भी रद्द करो, जो अभी प्रशांत टंडन जी बता रहे थे, उनकी सदस्यता भी रद्द करो। तो ऐसे कई सारे साथी जो पुराने साथी इनके थे, शरद पवार के कोटे से उधर गए थे, और उनकी टीम के अहम मेंबर थे जो अब चले गए उधर अजीत पवार की तरफ, वो भी परेशान हैं, हैरान हैं कि अब करें तो क्या करें। तो उधर महाराष्ट्र में खेला चल रहा है, बहुत भयंकर खेला, और कल 14 तारीख है, एक और खेला होना है महाराष्ट्र में, क्योंकि कल महाराष्ट्र में यह तय होगा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे।
ये भी कल तय करना है महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को। तो बहुत सारी बातें, इन सब के बीच महाराष्ट्र के ही एक अहम नेता है यानी कि शरद पवार, उनके घर पर आज इंडिया की बैठक क्या मायने रखती है वो समझने की कोशिश हम इस ब्रेकिंग में कर रहे हैं। इस बैठक से क्या निकल के आता है उसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे ही, लेकिन आज ये बैठक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों कोऑर्डिनेशन कमेटी इंपॉर्टेंट है, क्यों आज सीट शेयरिंग पे बात हो रही है कि किस दल को कितने सीट दिए जाएं और कौन कहां से खड़ा होगा, इन सब की बात क्यों हो रही है और आज क्यों हो रही है, आज क्यों ये अहम है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पहले सुनते हैं शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के सांसद संजय राउत को। देखिए, आज हम लोग वहां मीटिंग में जाएंगे। शरद पवार साहब के घर में ये मीटिंग होगी। जो एजेंडा हमने तय किया है इंडिया की मुंबई के बैठक में, उसके ऊपर चर्चा होगी, अमल बजावनी होगी, अमल होगा। हम सब लोग वहां आ रहे हैं एक्सेप्ट तृणमूल कांग्रेस। अभिषेक बैनर्जी तृणमूल के नेता इस कमेटी के सदस्य हैं। अभी मेरी उनके नेताओं से बात हो गई, लेकिन वो नहीं आ सकते इसलिए ईडी नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि अभिषेक बैनर्जी दिल्ली में पहुंचे और इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनका सहभाग हो। आज की ही तारीख उनको ईडी का समन्स है और बुलाया गया है, लेकिन हमने कहा है उनको कि हम आपकी कुर्सी वैकेंट रखेंगे और देश को संदेश देंगे कि किस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी जो इंडिया के हमारे जो मेंबर्स हैं उनको टॉर्चर करने जा रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं। तो उनको टॉर्चर करने जा रहे हैं इंडिया के सदस्य। इंडिया के सदस्यों के बारे में यहां संजय राउत जो बात कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, लेकिन क्यों अहम है, क्यों इंपॉर्टेंट ये बैठक, अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, इसमें दो वजह से महत्वपूर्ण है बैठक। भले ही आज शीट शेयरिंग पर बात हो या ना हो, उसका कोई घोषणा हो या ना हो, लेकिन एक कैंपेन जो है वो लगता है वो तैयार होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाया जाना है। दूसरा, जिस तरीके से ईडी के हमले अब बढ़ेंगे सरकार की तरफ से, तो उसका किस तरीके से एकजुट होकर के और तगड़ा जवाब जो वो दिया जाना, इस पर भी मुझे लगता है कि चर्चा होगी और कोई एक लाइन ऑफ एक्शन तय हो सकता है कि ईडी जब कोई हमला करे तो बाकी लोगों की उस पर क्या प्रतिक्रियाएं किस तरीके से होंगी, ये एक तैयार हो सकता है। कोई जन आंदोलन की भी तैयारी मुझे लगता है हो सकती है इस सरकार के खिलाफ, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के तमाम मुद्दे जो हैं उन पर भी एक चर्चा कुछ हो सकती है कि क्या इस पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। कुल मिलाकर के जो मुझे लगता है कि वो सीट शेयरिंग की घोषणा भले ही ना हो, लेकिन उस पर चर्चा अवश्य होगी और एक फार्मूला जो है वो जरूर तैयार किया जाएगा कि कहाँ जो है वो मिल करके जाना है और कहाँ फ्रेंडली फाइट के जरिए जो है जाना है। बहुत सी ऐसी हैं जहाँ फ्रेंडली फाइट के जरिए जाना होगा, चूँकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को स्पेस नहीं देना होगा कि अकेले के अकेले सामने आ जाए। तो ऐसी जगहों के लिए भी कोई ना कोई फार्मूला जो है वो तैयार किया जाएगा कि किसको कहाँ फ्रेंडली फाइट में किस तरीके से उतरना है और कहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर जो है वो दी जानी है। लगभग 400 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सीधी टक्कर देने की तैयारी होगी कि 1-to-1 का फॉर्मूला वहाँ हो, और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब है। और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी और उसके नेताओं के बातों में जो कटुता और जिस तरीके से बातें बौखलाहट आप देख रहे हैं राजीव जी, वो इसी का परिणाम है कि अगर सीधे सीधे 400 सीटों पर एक 1-to-1 की अगर लड़ाई हुई तो भारतीय जनता पार्टी फिर वो उसके लिए फिर घोसी वाली परिस्थितियां ही जो है मुझे लगता है वो सभी 400 सीटों पर बन सकती हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का एक सबब है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि घोसी जैसी परेशानियां सभी 400 सीटों पे बन सकती हैं। सीट शेयरिंग के अलावा आज जो अहम बात होने वाली है वो बात है जनसभाओं की। प्रशांत टंडन जी, जनसभाएं भी होंगी और कहां किस रूप में किए जाए जनसभाएं, कैसे यहां जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, नफरत है, इन सब मुद्दों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए देश की जनता का, इन अहम मुद्दों पे आज चर्चा हो रही है। लेकिन एक अहम बात यहां कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी कि घोसी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको लगता है? जी, मैं घोसी के परिणाम के बारे में राजीव जी बात कर चुका हूं कि घोसी में अगर 10-12 हजार वोट की जीत हार जीत हुई होती तो समझा जाता कि हाँ भाई कोई स्थानीय मुद्दे हैं, कोई कैंडिडेट का चुनाव है जिसने प्रभाव डाल दिया।
प्रशांत जी, 1 मिनट रोकूंगा आपको। एक अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है, जरा उस ट्वीट को देख लीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। सरकार जितनी कमजोर होगी, यानी मोदी सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष के ऊपर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। यह ट्वीट है अखिलेश यादव का, अभी का ट्वीट है, 14 मिनट पहले का ट्वीट है। और साफ इशारा जो है वो अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो, और उसके अलावा ईडी की जो गतिविधियां चल रही हैं उसके ऊपर, यानी ईडी को सीधा का सीधा बेनकाब करने की कोशिश। इसको भी जरा, इस पर भी अपनी टिप्पणी। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो घोसी में उपचुनाव हुआ है वो इतना 43,000 की जो हार जीत है वो इंडिकेशन दे रहा है कि कई समाजों ने बीजेपी का साथ छोड़ा है। एक बात। दूसरा, जो अखिलेश यादव का ट्वीट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैसेज है ये, और ये मैसेज मोदी साहब को भी है, जिसकी चर्चा मैं बार बार यहाँ करता हूँ कि मोदी साहब को अगर इस चुनाव को 2024 के चुनाव में या तीसरी बार आना है तो उनको पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब उनके सामने एक पॉलिटिकल चैलेंज है, और पॉलिटिकल लड़ाई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से नहीं लड़ी जा सकती है। ऐसी कोशिशें पीछे भी हुई है, कामयाब नहीं हुई है। तो ये पॉलिटिकल लड़ाई है, और अखिलेश यादव इसको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल लड़ाई है, और पॉलिटिक्स में आके आप हमसे लड़ो। पॉलिटिकल लड़ाई में क्या होगा? मुद्दों की बात है। विपक्ष मुद्दा उठाएगा बेरोजगारी का, नफरत का, महंगाई का, आर्थिक बदहाली का, गैस के दामों का, तमाम चीज़ों के मुद्दे विपक्ष उठाएगा, आरक्षण का, जातिवार जनगणना का। आपके पास मुद्दा ध्रुवीकरण का है, आप ध्रुवीकरण भी करेंगे। ये तो राजनीति देखिए वही है, आपको राजनीति करनी पड़ेगी। जो भी राजनीति करें आप, उसमें जनता ध्रुवीकरण के आधार पर वोट देगी तो या जनता अगर मुद्दों के आधार पर वोट देगी, जनता मुद्दों के आधार पर वोट देगी तो घोसी जैसा परिणाम सामने आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से गया है, और ये इंडिया गठबंधन के बाकी पार्टनर्स को भी देखना चाहिए। एक बात। दूसरी बात राजीव जी, एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं कह दूं कि देखिए जो इनकी स्ट्रेटेजी है इंडिया गठबंधन की, जिसकी चर्चा मैं शुरू में कर रहा था, मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं। इंडिया गठबंधन ने इवेंट मैनेजमेंट में उनको चुनौती दे दी है, उनको मात दे दी है पहले राउंड में, कि उसने पटना, बेंगलोर, मुंबई और अब दिल्ली शरद पवार के घर में 4 इवेंट कर दिए बारी बारी से, और हर इवेंट में बीजेपी की तरफ से एक नी जर्क, एक हताशा भरा जो है रिएक्शन आया। भारत इंडिया में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में उसका जो है वो एक रिएक्शन हुआ कि ज़रूरत नहीं थी। भारत और इंडिया दोनों संवैधानिक नाम है। तो वो जो नी जर्क रिएक्शन है वो बीजेपी को एक्सपोज कर रहा है। तो इवेंट मैनेजमेंट में भी ये हावी हो रहे हैं। भले जैसे अमलेंदु जी अभी रणनीति की बात कर रहे थे, ये भी रणनीति है कि किन किन शहरों में कहाँ कहाँ बैठकें की जाएं, किसके घर पे बैठक की जाए, उससे क्या संदेश निकलेगा। ये भी इवेंट मैनेजमेंट से भी वो एक कैंपेन की वो है, स्ट्रेटजी है। राजीव तो कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, वो भी एक स्ट्रेटजी है। लेकिन बहुत बड़ी बात यहाँ अमलेंदु उपाध्याय जी भी, और बाद में उसी को एंडोर्स करते हुए आगे बढ़ाते हुए प्रशांत टंडन जी भी, कि अगर 400 सीटें या 1-to-1 फाइट में बहुत बुरी हालत हो सकती है बीजेपी की। इसलिए भी क्योंकि पिछले 10 वर्षों से मोदी जी राज कर रहे हैं, बीजेपी शासन में है, और उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी भी है, और साथ साथ यहाँ जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती रही है बीजेपी की तरफ से, वो भी उसके पाले नहीं बल्कि वो दूसरे खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत कुछ एंटी दिखाई दे रहा है। और इसके बीच आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक, इस बैठक में 2 मामले सामने आ रहे हैं। पहली बात कि सीट शेयरिंग की आज पहली, और इसमें सीट शेयरिंग कर ली जाए, किसको किस राज्य में कितनी सीटें मिलें, कौन सी पार्टी कहां से सीधी चुनौती दे। घोसी सबसे बड़ा प्रमाण आया है सामने, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने वहां दम लगा करके चुनाव लड़ा, और उत्तर प्रदेश में जहां डबल इंजन की सरकार सो कॉल्ड है वहां पर पटखनी दी। लेकिन दूसरी तरफ
जनसभाओं में कैसे जाया जाए, कैसे जनता के बीच जाकर के जनता को ये तमाम बातें कही जाए, बताई जाए, अट्रैक्ट किया जाए कि आप हमें वोट दीजिए। ये सारी स्ट्रेटेजी आज बनने वाली है शरद पवार के घर पे, सब कुछ तैयार करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच इसी गठबंधन में एक नेता शामिल हुए थे मुंबई में, जिसकी चर्चा हम लोगों ने बार बार की थी। नेता का नाम ले रहा हूं, पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि उनकी कोई पार्टी नहीं है। पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी से G23 जो नाराज गुट था कांग्रेस का, उस गुट से वो बाहर निकलते हैं, पार्टी छोड़ते हैं और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य चुन के आते हैं और समाजवादी पार्टी का सहयोग मिलता है राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर। नाम है कपिल सिब्बल, देश के वरिष्ठ वकील भी हैं। कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी है, जरा सुन लीजिए इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। इनका जो ये सोच है ना कि किसी तरीके से जो विपक्ष के लोग हैं इनको कुचल दिया जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ईडी का नोटिस उस दिन क्यों आना चाहिए जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है? 2 दिन बाद नहीं दे सकते थे? उसी दिन दिया जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। किस सोच के साथ दिया? क्योंकि ईडी भी राजनीतिक सोच के साथ आगे चल रहा है। और घोसी हारे तो आजम खान के ऊपर छापा, समाजवादी जीती तो आजम खान के ऊपर छापा। तो ये तो इनका पॉलिटिक्स ही है कि एजेंसीज को के द्वारा आप लोगों को गिरफ्तार करो और फिर भाषण दो, और फिर ऐसा भाषण दो जो विवादित भाषण हो, और जो बाहर के लोग आए हैं उनको कहो कि देखो हिंदुस्तान कितना डेमोक्रेट है। हम तो अकबर की बात करते हैं, कितना बड़ा डेमोक्रेट था। तो ये तो मैं दाद देता हूं मोदी जी की कि किस तरीके से वो अपनी राजनीति, तो दाद देता हूं मोदी जी की किस तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं घोसी हारे तो फिर वहां छापा जो है वो पड़ता है, सामने नजर कौन आता है तो समाजवादी पार्टी में, हालांकि अभी आजम खान। और इधर बात ईडी की हो रही है, कैसे ईडी का उपयोग किया जा रहा है या कहें दुरुपयोग किया जा रहा है इस वक्त सत्ता पक्ष की तरफ से, और विपक्ष को दबाने की कोशिश ईडी के जरिए हो रही है। टोटली बेनकाब ईडी हो चुका है यहां पे। और समझना चाहता हूं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अमलेंदु उपाध्याय जी पूरी तरह से बेनकाब, लेकिन उसके बाद भी अब हालांकि अभी तक शायद प्रशांत टंडन जी और अच्छी तरह से बताएंगे, 15 तारीख आखिरी दिन है ईडी के डायरेक्टर की। एक बार पहले आपके पास ही आता हूं प्रशांत जी, ईडी के डायरेक्टर के लिए आखिरी दिन 15 तारीख है, लेकिन अभी तक क्या कोई फिर से अर्जी लेकर के वहां पहुंचा है या नहीं? क्या कोई जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं साहब 1 महीना और बढ़ा दो, या यहां पहले से तैयारी हो चुकी है कि उनको कहीं और बैठाना है? नहीं, देखिए राजीव जी, वहां पे अडानी के मामले पे एक खबर आ रही है बड़ी, और वो खबर है कि फॉर्मर जो सीबी के चीफ हैं दामोदरन, तो उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स जिसने वो रिपोर्ट छापी थी अडानी के बारे में, उसको इंटरव्यू दिया उस अखबार को, इंग्लैंड के अखबार को, और उन्होंने कहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है वो बहुत मेहनत से रिपोर्ट बनाई गई है और अडानी के मामले पे उस पर मेरिट है। सेबी को इंक्वायरी करनी चाहिए, सेबी उससे बच नहीं सकता। उन्होंने माना है कि जो डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं वो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ है। ये सेबी के फॉर्मर डायरेक्टर दामोदरन ने इंटरव्यू फाइनेंशियल टाइम्स को दिया है। तो अडानी की मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं, एक बात। दूसरी बात कि 15 तारीख के बाद इनका क्या होगा संजय कुमार मिश्रा का। संजय कुमार मिश्रा का जैसी अटकलें हैं कि उनको चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दिया जाएगा। देखिए, मसला वही है जो राहुल गांधी बार बार बात उठा रहे हैं कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसका है। ये कोई पॉलिटिकल मनी है और जिसकी वजह से संजय कुमार मिश्रा को बार बार बेनिफिट मिल रहा है एक्सटेंशन का। और आप देखिए कि पूरी सरकार एक्सटेंशन पर चल रही है, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चाहे वो विदेश सचिव हो, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी हो, पूरी सरकार, सारा सचिवालय जो है एक्सटेंशन पर चल रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्य चीफ सेक्रेटरी भी एक्सटेंशन पर हैं, उनके बारे में भी कभी बात करूंगा।
तो ये जो पूरा एक्सटेंशन सरकार चल रही है वो पूरी तरीके से वही है कि अपने का जो विश्वासपात लोग हैं उनसे कुछ चीजें जनता में पब्लिक डोमेन में आने से छुपाई जाएं। तो मसला अडानी का ही है जिसकी वजह से संजय कुमार मिश्रा को मिल रहा है। अब ये देखिए कानून की बात है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें इम्पावर्ड जो नोडल बॉडी है वो है ईडी। अब संजय कुमार मिश्रा को आप कुछ भी बना दें, चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दें, लेकिन कानून में उनका नाम नहीं होगा। तो ये पेचीदगी आएगी, देखते हैं कि इसको कैसे मोदी जी इसको डील करते हैं, लेकिन ये पेचीदगी आएगी। और मुझे लगता है कि कोई ना कोई अगर ये आता है, मान लीजिए कि संजय कुमार मिश्रा को लेकर या जो नई पोस्ट क्रिएट की जाएगी उसको लेकर कोई ऑर्डिनेंस आता है, कानून बदला जाता है अगले कुछ दिनों में, 2-3 दिन के अंदर, तो आप यकीन मानिए कि जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं 20,000 करोड़ की, उसमें बहुत मेरिट है, उसमें बहुत दम है। यकीन मानिए, कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, यकीन मानिए कि राहुल गांधी जो पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मोदी जी बता दीजिए, इसमें बहुत दम है। और क्यों दम है उसी की जानकारी यहां दे रहे थे प्रशांत टंडन जी। आने वाले समय में इस पे भी हम बात करेंगे। दोस्तों, एक सूचना आपको जरूर देना चाहता हूं, अडानी से संबंधित सेबी में जो सेबी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है और अडानी के मामले में जो गड़बड़ झाला जो कुछ भी चल रहा है, उस पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर आज ही 2 बजे हाजिर होऊंगा। आप जुड़िएगा जरूर। 2 बजे अडानी के मसले पे हम चर्चा करेंगे, 2 बजे लाइव चर्चा करेंगे, आप जरूर जुड़िएगा। लेकिन इस ब्रेकिंग न्यूज में जो बातें हम कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सीधा सीधा इंडिया गठबंधन और इस इंडिया गठबंधन का आगे क्या कुछ होने जा रहा है। 2 अहम मसलों पे चर्चा हो रही है और ये 2 इंपॉर्टेंट मसले जो हैं, क्यों यहां इंपॉर्टेंट हम कह रहे हैं, क्योंकि देखिए, एक आप जनता के बीच जब वोट मांगने जाते हैं तो आपके पास मुद्दे होने चाहिए, मुद्दे यानी इश्यूज होना चाहिए, इशू बेस्ड आपकी कैंपनिंग होनी चाहिए, उसकी तैयारी चल रही है। यानी कि जनसभाएं करिए और जनसभाओं में आप जनता को बताइए कि आने वाले समय में हम क्या करने जा रहे हैं, आपको कौन कौन सी सुख सुविधाएं देने जा रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है, वो है कि चुनाव लड़ने से पहले जब आप 28 दल एक साथ एक मंच पे हैं तो कौन कहां से लड़ेगा, इसकी जानकारी आप लोगों के बीच आपस में, इसकी सहमति आप लोगों के बीच होनी चाहिए। वो आम सहमति बनाने की आज कोशिश होगी पहले कि खासकर जो उत्तर भारत है यहां कैसे लड़ा जाए। दक्षिण भारत में बहुत कुछ क्लियर है और दक्षिण भारत से आप जान लीजिए कि इस बार बीजेपी साफ है, बिल्कुल, ये तो तय मानिए। लेकिन जो उत्तर भारत है यहां भी कैसे साफ करे बीजेपी को, इसकी रणनीति पर आज चर्चा होगी। महाराष्ट्र से लेकर ऊपर तक, यानी मध्य भारत से लेकर के ऊपर तक, उत्तर भारत और पूर्वी पश्चिमी भारत तक तमाम मसलों पे चर्चा। तो बहुत ही अहम बैठक, और इस बैठक के पहले 90 मिनट तक यानी 1.5 घंटे तक उद्धव ठाकरे और शरद पवार, दोनों अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच जो शरद पवार के घर पे बैठक हुई है, ये क्या मायने रखती है, यहां क्या कुछ बातें हुई हैं, इन सब पर हम सब की निगाहें टिकी हुई हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्यों जनसभाएं इंपॉर्टेंट हैं और क्यों यहां हम ईडी की बात कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि ईडी बार बार, अभी 2 दिन और चर्चा होगी, खूब चर्चा होगी ईडी साहब की, क्योंकि उनके पास टास्क बहुत है, काम उनको इन 2 दिनों में, जैसे प्रशांत टंडन जी कहते हैं, काम बहुत करके जाना है, नहीं तो साहब नाराज हो जाएंगे। जी राजीव जी, मुझे लगता है कि मिश्रा जी अपनी वफादारी पूरी निभाएंगे और निभानी भी चाहिए। जब 3 एक्सटेंशन मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि मुफ्त में तो नहीं मिल गए होंगे। मुझको क्यों नहीं मिल जाते 3 एक्सटेंशन कहीं भी, भाई किसी और को क्यों नहीं मिल जाते? जिसको एक्सटेंशन मिले, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वफादारी है और कुछ ना कुछ उससे अपेक्षाएं हैं, वो उससे पूरी करनी होंगी। तो वो संजय कुमार मिश्रा जी को पूरी करनी चाहिए और 2 दिन का समय बचा है, तो इस 2 दिन में मुझे लगता है ईडी के हमले और ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। लेकिन राजीव जी, वो जब दिया असल में बुझने को होता है तो उसकी लौ जो है वो एकदम से तेज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो इस समय कर रही है, जो ईडी के हमले में बढ़ रहे हैं, ये दिया बुझने से पहले जो है वो लौ का तेज होना जो है वो ठीक उसी तरीके से है कि एकदम से फपक जो है वो उस लौ में दिखाई पड़ रही है। तो हमले जो है वो ईडी के इसीलिए बढ़ रहे हैं। तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि सरकार जितनी कमज़ोर होगी ईडी के हमले उतने बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सरकार जब कमज़ोर होगी तो वो अपने को मजबूत दिखाने के लिए इस तरीके के हमले करेगी।
तो ये हमले अभी और बढ़ने हैं, चाहे संजय मिश्रा रहे या नहीं रहे, लेकिन ये हमले इस तरीके के बढ़ेंगे। जो नया आएगा उसके ऊपर भी इस तरीके का दबाव होगा। लेकिन हो सकता है चूंकि संदेश अगर जाने लगे कि सरकार जा रही है, तो नए लोग जो है वो थोड़ा कानून के अंदर बंद करके काम करने की कोशिश करें। तो लेकिन जब तक सरकार है तब तक तो खतरे हैं ही कानून के अंदर काम करने वाले लोगों के ऊपर, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जनसभाओं का काम जरूरी है, ताकि जनता को भी ये बताया जाए कि जिस तरीके से सरकार हमले कर रही है उसके पीछे क्या है, और सरकार किस तरीके से जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटा करके जो गैर जरूरी मुद्दे हैं, जो फालतू के मुद्दे हैं जिनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसमें जनता को उलझाना चाहती है। उसके पीछे जो है सरकार अपनी आर्थिक गड़बड़ियाँ जो है, आर्थिक खेल जो है वो करना चाहती है, अपने मित्रों को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाना चाहती है। ये संदेश जनता के बीच जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये तभी जाएगा जब नेता जो है विपक्षी दलों के वो जनता के बीच में होंगे। तो वो सिर्फ बैठकों से काम नहीं चलने वाला है इस तरीके की, इसलिए ये जनसभाएं जो है निश्चित तौर पर की जाएंगी। क्योंकि मीडिया साथ आपका नहीं देगा, ये जाहिर सी बात है कि मीडिया साथ नहीं देगा, तो आपको जनता के बीच जाना ही होगा। तो इसीलिए जनता के बीच जाने की ये तैयारियां हो रही है, जनता के बीच जो है वो असली सवाल पहुंचे, और जनता को भी असली सवालों पे वोट देने के लिए कहा जाए कि आपके जो असली सवाल हैं उन पे वोट दीजिए, वरना फर्जी मुद्दों में अगर उलझे रहेंगे तो इसी तरीके से जो है महंगाई बढ़ती जाएगी, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जाएंगे, दलितों, पिछड़ों, वंचितों के और अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले बढ़ते जाएंगे। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, और आपके अधिकार छीन करके कुछ खास पूंजीपतियों के पक्ष में ये सरकार काम करती रहेगी। तो इसलिए असली मुद्दों पे बात होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए मुझे लगता है जी जनता के बीच जाने की तैयारी शुरू हो रही है। जनता के बीच जाने की तैयारी इसलिए शुरू हो चुकी है क्योंकि असली मुद्दों पे चर्चा हो, और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश, और उसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। और अब तो एक बहुत बड़े मीडिया घराने पे कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करवा दिया है। उनके सबसे बड़े स्टार रिपोर्टर, स्टार एंकर पे भी एफआईआर दर्ज की गई है। ये खबर तो आपको मिल ही चुकी होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत यहाँ जिम्मेदारी के साथ मीडिया की पोल, और ऐसे गोदी मीडिया जिसको सो कॉल्ड कहा जाता है प्रचलन में, उन लोगों की पोल खोलने में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। इस पे भी चर्चा हम करेंगे। आपके लिए स्पेशल एक वीडियो तैयार कर रहा हूं, वो आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये प्रशांत टंडन जी, कि मीडिया जो भी कर ले, घोसी का चुनाव तो नहीं जितवा पाया। मीडिया जो भी कर ले, वेस्ट बंगाल का चुनाव नहीं जितवा पाया। मीडिया जो भी कर ले, केरल का चुनाव और झारखंड का चुनाव नहीं जितवा पाया। मीडिया ये लिख ले जरूर कि 7 में से 3 सीटें जीतकर बीजेपी के बल्ले बल्ले, लेकिन 4 सीटें हारी है बीजेपी, ये जनता तो जानेगी ना। चुनाव तो नहीं जितवा पाएगा मीडिया, या जितवा देगा? प्रशांत जी, अपने गढ़ में हारी है, ये बात देखिए विपक्ष को बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी, और अभी भी समझ लें कि ये जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, जो ये नफरती मीडिया है, जो ये समाज को तोड़ने वाला मीडिया है, अब इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब इसको लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। ये केवल बीजेपी के जो बहुत हार्डकोर समर्थक है, यानी जो एक समाज का हिस्सा बीजेपी के एजेंडा से प्रभावित हो गया है, भले ही वो कितना कम हो परसेंट में, ये मीडिया अब उन्हीं तक जा रहा है, या उन्हीं को प्रभावित कर सकता है। वो नए लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता, और खासकर युवा लोगों को। आप देखिए, जब घोसी में चुनाव हो रहे थे तो यही सब चल रहा था ना, कि इंडिया वर्सेस भारत, सनातन धर्म। लेकिन घोसी के लोगों तक भी तो वो मीडिया पहुंचता है ना। घोसी कोई अलग टापू पे नहीं है, लेकिन लोगों ने वोट दिया, और बड़ी संख्या में वोट दिया। कर्नाटक के चुनाव में हम आप थे, आप देखिए कि कर्नाटक के चुनाव में क्या हो रहा था, मीडिया क्या चला रहा था, कितना बजरंग बली और सब कुछ चलाया गया। और कर्नाटक की जनता ने वोट किस पे दिया? 40% सरकारा पे और नंदिनी के मामले पे। हिमाचल में आप देख लीजिए कि क्या नहीं किया इस मीडिया ने। तो विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को देखिए सोचना पड़ेगा मीडिया की पॉलिसी उनकी क्या है, और उनको कैसे करना होगा। और दूसरी एक बात जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि जैसे राहुल गांधी और अब स्टालिन भी आ गए हैं पॉडकास्ट लेकर,
विपक्ष के नेताओं को सीधे जनता से इंटरेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। वो इस्तेमाल जिस तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं कि वो अपनी स्पीचेस, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, अपने वीडियो बना रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उसको वीडियो डाल रहे हैं। तो ये दूसरा जो फार्मूला की बात है राजीव जी, आज की जो 4 बजे की बैठक होगी, देखिए उसमें फार्मूला कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि 148 सीटें ऐसी हैं जहां पे ऑलरेडी गठबंधन है। गठबंधन, इंडिया गठबंधन के अंदर जो गठबंधन है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो महाराष्ट्र है, झारखंड है, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ ऑलरेडी गठबंधन है। तो उन गठबंधन वाले इलाकों में तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा। उसमें इन गठबंधनों के बाहर जो पार्टियां हैं उनका उन राज्यों में, इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां, उन राज्यों में कोई स्टेक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है उसमें एनसीपी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस ऑलरेडी है। अब वहां पे कोई और तीसरी पार्टी का, चौथी पार्टी की गुंजाइश नहीं है कि जो उत्तर भारत की पार्टी की समाजवादी पार्टी वहां पे चाहे कि बड़े पैमाने पर लोगों को खड़ा करे या आम आदमी पार्टी चाहे। एक तो ये कि ये जो 148 सीटें यहाँ पे तो आसान होगा। जहाँ पे बात करनी है, जहाँ नीतीश कुमार बहुत दिनों से घूम रहे थे जिन इलाकों में, वो सीटें हैं देखिए 185 सीटें हैं। जहाँ पे उत्तर प्रदेश सबसे इम्पोर्टेंट है, 80 सीटें हैं। बंगाल है 42 सीटें वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा की 21 सीटें, तेलंगाना की 17 सीटें और आंध्रा की 25 सीटें। ये मुश्किल काम होगा यहाँ पे गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने का। लेकिन वो फार्मूला कोई बहुत लॉजिकल है। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में बीजेपी ने 7 सीटें जीती है, लेकिन 7 में से 5 सीटों पे कांग्रेस नंबर 2 रही है। ऐसी अगर आप उत्तर प्रदेश देखिए तो उत्तर प्रदेश में 32 ऐसी सीटें हैं जिसमें समाजवादी पार्टी नंबर 1 या नंबर 2 रही है। अब उसमें कुछ सीटें जरूर उन्होंने बीएसपी के साथ, उनका समझौता 2019 में बीएसपी और आरएलडी के साथ, तो कुछ सीटें दी होंगी। तो उन सीटों पर अराइव करना कि कितनी सीटें पे समाजवादी पार्टी लड़े, देखिए फॉर्मूला सिंपल है। फॉर्मूला विनेबिलिटी है, कौन कहां से जीत सकता है। तो इसलिए ये फॉर्मूला मुझे लगता नहीं कि निकालना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ पार्टियों को थोड़ा सब्र दिखाना होगा। जैसे मान लीजिए पंजाब में 8 सीटों पे कांग्रेस जीती थी। अभी मौजूदा स्थिति क्या है वो देखना होगा कि मौजूदा स्थिति में क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट पे नंबर 2 थी वहां पे। तो ये जो नंबर 1 नंबर 2 का जो मसला है वो इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा सीट शेयरिंग के फार्मूला पे, जिसमें उत्तर प्रदेश एक बड़ा मुश्किल इलाका होगा मेरे ख्याल से। बाकी जहाँ पे ऑलरेडी गठबंधन है वहाँ पे तो कोई ऐसी दिक्कत मुझे लगता नहीं कि आएगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां गठबंधन नहीं है वहां क्या दिक्कत आएगी सीट शेयरिंग को लेकर के। जब ये तमाम नेता, तमाम दल एक साथ बैठेंगे, आज शाम को जब 14 सदस्यीय इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी तो उस बैठक से बहुत कुछ साफ हो जाएगा। ये बैठक कितनी देर तक चलती है इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, लेकिन इस बैठक से पहले उद्धव ठाकरे का और शरद पवार का आपस में मिलकर बातचीत करना ये क्या मायने रखता है, और क्या जिस शरद पवार को लेकर कहा जा रहा था कि ये कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कभी भी उस खेमे में जा सकते हैं, उसी शरद पवार के घर पर ये बैठक करना, पहले मुंबई में और अब यहां सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक करना, जनसभाओं को लेकर बैठक करना, और यह भी कहा जा रहा है कि इसी महीने की आखिर में दिल्ली में एक बहुत बड़ी जनसभा करने वाली है इंडिया गठबंधन, ये भी होने जा रहा है। तो क्या ये सब कुछ जो जनसभाएं होंगी या सीट शेयरिंग की बात होंगी, इन बातों से बीजेपी पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, बीजेपी के वोटर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, देश की जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, राहुल गांधी जो कुछ कहते आ रहे हैं
और उसमें भी जो निशाना अडानी के ऊपर साध रहे हैं, क्या वो उस पर भी, क्योंकि अगर आप जनसभाओं और मुद्दों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं इसकी बात भी होगी। क्या इन सब पर आम सहमति बनेगी? बहुत सारी बातें हैं, इन तमाम बातों पर निगाहें टिकी हुई हैं दोस्तों। और सबसे अहम बात कि इस चुनाव से पहले ये इंडिया गठबंधन जिस तैयारी के साथ, जिस मजबूती के साथ और जैसे कदम आगे बढ़ाता जा रहा है, उससे ये डर साफ झलक रहा है। ये डर जो है वो जायज़ भी है, क्योंकि अभी तक एक भावनाओं के आधार पर फ्लोटिंग वोटर्स को अपनी भावनाओं में बांधकर, चाहे वो राष्ट्रवाद की आंधी बढ़ानी हो, फैलानी हो, बहानी हो, या चाहे हिंदुत्व हो, या चाहे और भी मुद्दे हों। अब की बार मोदी सरकार बहुत हुआ, भ्रष्टाचार पर मार, ऐसे बहुत सारी बातें, इन नारी परिवार बहुत। तो क्या ये सब चीज़ें अब गौण हो गई हैं? क्या ये सारी चीज़ें अब पीछे जा चुकी हैं और नई बातें सामने आएंगी? क्या इंडिया के जो स्लोगन होंगे उस स्लोगन को लोग पसंद करेंगे? इंडिया का स्लोगन आप जानते हैं क्या है? बढ़ेगा इंडिया जीतेगा, बढ़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो ये जो है, भारत भी है इंडिया भी है, तो यहाँ भारत और इंडिया ये दोनों नाम। भारत। और इस बीच एक खबर और भी आ रही है कि बहुत ज्यादा यहाँ तेजी के साथ काम कर रही है कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के लिए। और बहुत जल्दी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जल्दी से जल्दी शुरू कर लें। और वो अब विदेश से लौट के आने वाले हैं आज, और इसके बाद सीधी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है। तो बहुत कुछ है जो आने वाले समय में कई बार ब्रेकिंग न्यूज आप तक हमें पहुंचाने के लिए मजबूर करेंगी ऐसी चीज़ें। लेकिन शाम को आपका इंतज़ार हमेशा की तरह रहता है, न्यूज़ पॉइंट में आप जुड़ते हैं। उससे पहले आज 2 बजे एक बड़ा खुलासा अडानी के मामले पे हम करने वाले हैं, उसमें ज़रूर जुड़िए। और उसके बाद 4 बजे बुशरा जी का कार्यक्रम नज़र और नज़रिया आप देखते ही हैं, और 7 बजे हमारा। तो आज दिन भर आपके साथ हम लाइव रहने वाले हैं। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त